कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। कृष्ण ने झिझक छोड़ शालिनी को बाहों में भर लिया था। उसके सिर को अपने सीने से लगा उस पर अपनी बाहें कस ली। शालिनी ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। वो अब रोक नहीं पाई खुद को। उसका सहारा पाते ही तेजी से रोने लगी। जाने क्यों क्रिस की आंखों में भी नमी आ गई थी। उसने रोका नहीं, बल्कि उसे अपना मन हल्का कर लेने दिया। कुछ देर बाद वो खुद ही उससे अलग हो गई और अपनी आंखें साफ करने लगी। ठीक हो? कैसी लग रही हूँ मैं? उसने जवाब के बजाय सवाल किया। क्रिस ने मुस्कुराकर उसका चेहरा हथेली के बीच ले लिया तो वो उसे देखने लगी। बंदरिया लग रही हो, और ये फैला हुआ काजल, रोने से लाल नाक, और ये। वो कह ही रहा था कि शालिनी ने हंसते हुए उसे धक्का दे दिया। क्रिस भी हंस पड़ा। आप दोनों का रोमांस हो गया हो तो मैं आ जाऊं चाय लेकर? विधि ने किचन से ही आवाज़ दी। विधि की बच्ची, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, समझी? तू आजा, शालिनी ने उसे डांट लगाते हुए कहा तो वो हंसती हुई चाय लेकर आ गई। मम्मी पापा कहाँ हैं? दिख नहीं रहे, क्रिश ने इधर उधर नज़र घुमाते हुए कहा। बाहर गए हैं, कुछ काम था उन्हें, आते ही होंगे, शालिनी बोली। फिर उसने सिर हिलाया। विधि क्रिस को छेड़े हुए थे। वो कुछ न कुछ बोलती और क्रिस जवाब देता। शालिनी बस मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। कुछ देर में दिवाकर जी और शारदा जी भी आ गए। क्रिस को देखकर वो बहुत ही खुश हुए। दिवाकर जी बोले, बेटा तुमने हमारी इज्जत बहुत बढ़ा दी है। इतना बड़ा पद हासिल करके यहाँ पर हर कोई तुम्हारे ही चर्चे करता है तो सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। कि जल्दबाजी में ही सही, लेकिन हमारी बिटिया की किस्मत को तुम्हारा साथ मिल ही गया। पापा, ये सब कुछ बस आप लोगों का ही आशीर्वाद है। जहाँ भी हूँ आज, वो बोला तो दिवाकर जी मुस्कुरा दिए। शालिनी के चेहरे की चमक देख शारदा जी के मन में बरसों से जो ग्लानि थी कि बिना सोचे समझे उन्होंने उसका रिश्ता कर दिया था, आज खत्म हो गई थी। अब खड़ी ही रहना है या कुछ बनाइए भी, भूख लगी होगी दामाद जी को, शारदा जी ने शालिनी से कहा तो वो झेप गई। आप रहने दीजिए, मैं बनाती हूँ। अच्छा, अपने हाथ का ही खिलाना है आज? वो हंसते हुए उसके सिर पर हाथ रख कर बोली तो शालिनी ने उनके कंधे में मुंह छिपा लिया। खुश है ना बेटा तू? बहुत, वो उनके गले लगे हुए ही बोली। फिर क्रिस की पसंद का खाना बनाने लगी। खाने के बाद भी सब बातें कर रहे थे। बस कीजिए, अब कुछ बात के लिए भी छोड़ दीजिए, आराम भी कर लीजिए आप दोनों, शारदा जी बोली। दिवाकर जी ने हंसते हुए कहा, चलो बेटा सो जाओ, वरना आज महिला मंडली पीछे पड़ गई तो बाहर ही भेज देंगे। उनकी बात पर कृष भी हंस पड़ा। शालिनी के रूम में वो था, लेकिन अभी वो बाहर ही था। उसका फ़ोन बजने लगा। कोई अनजान नंबर था। हेलो क्रिश, ये आवाज़ उसके कानों में जैसे ही पड़ी, एक पल को उसके दिमाग ने काम करना भी बंद कर दिया। जाने क्या क्या आंखों के सामने से गुजरा। पप्पीहू, वो कपकपाते लबों से इतना ही बोल पाया। ये आवाज़ सुनते ही क्रिस के हाथ कपकपा उठे। उसकी आंखों के सामने बहुत सारे पल एक रील की तरह चलने लगे। पप्पीहू, वो थरथराते लबों से बोला। अभी तक आवाज़ याद है, वो मुस्कुराते हुए बोली। क्रिस का शादी के दिन उसका भाग जाना याद आने लगा। कितना इंतज़ार किया था उसने। बात घुमाओ मत, और ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि यहाँ कॉल करना पड़ा तुम्हें? मैं तुम्हारी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता, वो बेहद कड़क स्वर में बोला। आपका नाराज़ होना जायज़ है, मैंने काम ही ऐसा किया था, लेकिन प्लीज़ आज एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आप मुझसे एक बार मिल लीजिए, मैं आपको सब बताती हूँ। पीहू, मैंने एक बार। क्रिस आगे कुछ बोलने को हुआ कि किसी के कदमों की आहट सुनते ही वो हड़बड़ाकर पीछे मुड़ा तो देखा शालिनी थी। उसे देख उसने झट से फ़ोन कट कर दिया। उसे डर था कि कहीं शालिनी ने कुछ सुन ना लिया हो और वो उसे गलत ना समझे। उसे ऐसे हड़बड़ाहट में देख शालिनी ने पानी का जग मेज पर रखा। क्या हुआ? वो क्रिस को देखते हुए बोली। कृष्ण ने नामे सिर हिलाया। वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा तो शालिनी उसे हैरान सी देखने लगी। कृष्ण ने उसको ध्यान नहीं दिया। शालिनी दूसरी ओर को मुड़ते हुए बोली, क्या क्या कर रहे हो?
क्या क्या यार, इतनी गर्मी है, शर्ट में नींद नहीं आएगी। बोलते बोलते उसे समझ आया कि यहाँ तो और कपड़े भी नहीं हैं और वो ऐसे रहेगा तो शायद शालिनी को असहज महसूस हो। उसने वापस से शर्ट के बटन लगा लिए। सॉरी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, सो जाओ अब, कृष्ण ने कहा। शालिनी उसकी तरफ घूमी तो उसे शर्ट में देख और हैरान हो गई। पर अभी तो तुम्हें गर्मी, वो अटकते हुए बोली। ठीक है, ऐसे ही सो जाओ तुम, कृष्ण ने खिड़की के पास जाते हुए कहा। शालिनी को उसकी टेंशन होने लगी क्योंकि उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। अभी तक तो कितना खुश था, लेकिन रूम में आते ही अचानक से क्या हो गया। अभी किसी से बात कर रहा था, कहीं उसी वजह से तो। शालिनी खुद से ही मन में बोली। उसने जाकर क्रिस के कंधे पर हाथ रखा तो वो उसे देखने लगा। आर यू ओके? बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ अचानक से? शालिनी ने पूछा। क्रिस कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर उसको कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। वो उसकी इस हरकत पर चौंक गई। सो जाओ जाकर, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं, और जो ठीक नहीं है वो भी कर दूंगा क्योंकि मुझे सब परफेक्ट चाहिए, कोई तीसरा नहीं। उसने सालू के गाल पर हाथ रखकर कहा। वो उसकी बातें समझ नहीं पा रही थी, बस नासमझी से देख रही थी। कृष्ण ने उसके माथों पर अपने लब अंकित कर दिए। शालिनी की आंखें उसके स्पर्श से बंद हो गई। क्रिस की भी धड़कन बढ़ चुकी थी। उसने शालिनी को अपनी बाहों में जकड़ लिया। क्रिस, वो धीरे से बोली, प्लीज़ सालू कुछ मत बोलो, बहुत ज़रूरत है आज मुझे अपने दोस्त की, थोड़ी देर बस, कहकर उसने अपनी पकड़ कस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सख्त होती पकड़ से शालिनी को कुछ दर्द हुआ, लेकिन वो चुप रही और धीरे से अपना हाथ क्रिस की पीठ पर रखा और एक से उसके सिर पर हल्के हल्के हाथ चलाने लगी। वो महसूस कर सकती थी कि इस वक्त क्रिस की हार्ट बीट कितनी तेज़ है, वो कितना ज़्यादा बेचैन है। वो उससे करीब 15 मिनट बाद अलग हुआ और बिना कुछ बोले आकर बेड पर लेट गया। शालिनी समझ नहीं पा रही थी कुछ भी, वो भी लेट गई। कुछ देर में शालिनी तो सो चुकी थी, लेकिन क्रिस की आंखों में नींद कहाँ था। उसने अपना फ़ोन उठाया, देखा तो पीहू का मैसेज था, वो मिलने को बोल रही थी। बहुत देर सोचने के बाद उसने मैसेज का रिप्लाई कर ही दिया। राधे कृष्ण मंदिर के पास जो पार्क है जहाँ पहले मिलते थे, वहीं सुबह 8 बजे आ जाना। कृष्ण ने अब फ़ोन बंद करके रख दिया और शालिनी की तरफ करवट ली। मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, बाकी कुछ भी हो। लास्ट बार देख लूँ कि अब इतने सालों बाद ये क्यों वापस आई है। कृष्ण ने शालिनी के चेहरे पर आए बालों को हटाते हुए कहा और उसे अपने और करीब खींच लिया। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद वो दिवाकर जी के पास से उठते हुए बोला, पापा वो ज़रा काम है, यहीं पास में आता हूँ, फिर सालू को लेकर जाऊँगा, आपकी आज्ञा हो तो। अब वो आपकी ही है, जब मन हो ले जाइए, वो मुस्कुराकर बोले तो क्रिस बाहर निकल गया। शालिनी कुछ देर बाद अपने रूम में आई तो देखा क्रिस का फ़ोन था। ये भी अजीब भुलक्कड़ इंसान है, फ़ोन ही ले जाना भूल गए, उसने कहा। क्रिस का मोबाइल बीप हुआ तो शालिनी ने उठाकर देखा, पीहू का मैसेज था। क्रिस, कब तक आ रहे हो, मैं वेट कर रही हूँ। शालिनी के हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्रिस ये ज़रूरी काम बोलकर गया था, बहाना बनाकर वो पीहू से मिलने गया है। उसकी आंखें आंसुओं से भर आई। धूमिल सा उसे अब भी वो मैसेज दिख रहा था। नहीं बना पाई तुम्हारे मन में जरा सी भी जगह आज भी मैं। पीहू से मिलने गए हो तुम, एक बार बताया तक नहीं। उसकी आंखें बरस पड़ी। शालिनी, शारदा जी उसे आवाज़ देती हुई आ रही थी। उसने झट से अपनी आंखों को साफ किया, लेकिन वो बंद ही नहीं हो रहे थे। इतनी देर में ही उसकी आंखें लाल हो गई थी। सालो, क्या हुआ, रो रही हो तुम? वो घबरा उठी। मम्मी, मुझे नहीं जाना मम्मी, बस आपके और पापा के पास ही रहना है। वो आज बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उनके गले लगते हुए वो रोते हुए बोली, बिटिया, हर लड़की को शादी के बाद अपना घर संभालना होता है और मेरी बच्ची तो बहुत समझदार है, फिर ये सब बातें क्यों? वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कुछ दिन तो रुक सकती हूँ ना, शालिनी ने शांत भाव से कहा और अपने आंसू साफ किए। नहीं, अभी दामाद जी आए हैं इतने दिन बाद, और उन्होंने तुम्हारे पापा से बोला भी है तुम्हें ले जाने को।
शारदा जी कुछ गंभीर होकर बोली और अपने साथ लाई साड़ी उसे थमाते हुए बोली, ये पहनकर तैयार हो जाओ। शारदा जी तो जा चुकी थी, लेकिन शालिनी वो साड़ी हाथ में लिए खड़ी थी। उसने उसे बिस्तर पर फेंक दिया और सिसकते हुए बाथरूम में घुस गई। इधर क्रिस जब अपनी बताई हुई जगह पर आया तो पीहू पहले से ही वहां मौजूद थी। क्रिस, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, वो उसे देखते ही मुस्कुराकर बोली। क्यों मिलना था बताओ जल्दी, वो उखड़े स्वर में बोला। बैठकर बात करें, वो बोली तो क्रिस ने कुछ नहीं कहा, बस बैठ गया। तुमने क्यों किया ऐसा पीहू? मेरे भरोसे का, तुम्हारे प्रति एहसासों का ये अच्छा बदला चुकाया था तुमने। जब शादी नहीं करनी थी तो मना कर सकती थी, लेकिन एक बार भी तुमने परिवार के मान सम्मान, उनकी इज्जत का नहीं सोचा। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नफरत किसी से करता हूँ तो वो तुम हो। वो कुछ गुस्से से, नाराज़गी से उसे देखते हुए बोला। इज्जत का सोचा तभी चली गई थी, वरना जो बदनामी उनकी होती उसके बाद शायद आज जिंदा ना होते मेरे मम्मी पापा। वो आंखों में आंसू लिए बोली तो क्रिस उसे देखने लगा। पता है, मैंने भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीने के बहुत सारे ख्वाब सजाए थे, लेकिन सब बिखर गया। तुम्हें रौनक के बारे में बताया था ना, जो हमारे मोहल्ले में रहता था। पता नहीं कहाँ से उसके पास मेरी कुछ नेगेटिव पिक्चर्स आ गई थी। वो मुझे कई दिन से ब्लैकमेल कर रहा था और उसने शादी के ही दिन फ़ोन किया और फ़ोटो डिलीट करने के बदले मुझसे 2 लाख रुपए मांगे। मैंने बहुत विनती की, लेकिन वो नहीं मान रहा था। उसने कहा वो फ़ोटोज़ वायरल कर देगा। अगर ऐसा होता तो क्या इज्जत रह जाती पापा की। उससे बेहतर मुझे लगा कि मैं उसे पैसे दे आती हूँ। मैंने सारे गहने जो मेरे खुद के थे वो ले लिए, चुपके से कपड़े बदल कर बिना किसी को कुछ बताए निकल गई। मुझे लगा था कि मैं टाइम से आ जाऊंगी, एक नोट डाल दिया था, लेकिन जब वापस घर आई तो बहुत देर हो चुकी थी। तुम किसी और के साथ फेरे कहकर उसने अपने गाल तक बह जाए आंसुओं को साफ किया। क्रिस की आंखों में भी नमी उतर आई। एक बार मुझे तो बता सकती थी ना, उसने भरे गले से कहा। हल्दी वाले दिन इसलिए ही कॉल किया था, पर बात नहीं हो पाई। पीयूष ने शायद तुमसे फ़ोन ले लिया था, उसके बाद तुम्हारा नंबर ही नहीं लगा, फ़ोन खराब हो गया था, वो रोते हुए बोली। क्रिस ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तभी मैं शायद खुद को भी माफ़ कर सकूं। मम्मी पापा ने तो एक बार देखा तक नहीं मेरी तरफ, मुझसे नाता तोड़ दिया है बिना मेरी बात भी सुने, कहकर वो सिसक उठी। क्रिस ने उसे साइड हक किया तो वो उसके कंधे पर सिर रखकर और तेज रोने लगी। शालिनी, जो कि विधि के साथ शारदा जी के कहने पर ससुराल के लिए कुछ गिफ्ट्स ले जाने को मार्केट आई थी, उसकी नज़र एकाएक उस तरफ पड़ गई जहां क्रिस और पीहू थे। पीहू को क्रिस के गले लगे देखा तो उसका दिल बिखर गया। उसने जो हिम्मत बटोरी थी वो खत्म सी हो गई। उसने अपने आंसू आंखों से निकलने से रोक लिए। वो दूसरी तरफ को मुड़ गई। उससे ये देखा नहीं जा रहा था, एक एक पल भारी लग रहा था। उसने विधि का हाथ थामा और बिना कुछ बोले उसे अपने साथ घर की तरफ ले जाने लगे। शालिनी, क्या हुआ? विधि पूछ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। शालिनी विधि का हाथ पकड़कर वहां से जा रही थी कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। शालिनी डार्लिंग, चहकती हुई आवाज आई। शालिनी प्राची को देख हैरान रह गई। प्राची झट से उसके गले लग गई। कैसी हो? वो उससे अलग होकर बोली। शालिनी ने मुस्कुराने की कोशिश की और सिर हिलाया। तुम यहाँ? शालिनी ने सवाल किया। यहाँ मेरा ट्रांसफ़र हो गया है तो कल ही आई हूँ, अभी तो रूम भी नहीं मिला, फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट हूँ, वो रोना समूह बनाकर बोली। विधि ने शालिनी को कोहनी मारी पूछने को कि कौन है। शालिनी ने उन दोनों का परिचय कराया। बाहर क्यों रहना है, घर चलो, शालिनी ने कहा। नहीं यार, ऐसे कैसे, वो कंफ्यूज हो रही थी। अच्छा, अभी तो टाइम हो गया, जाती हूँ, फिर मुलाकात होगी, उसने कहा। शाम तक अरेंज ना हो तो घर पर ही शिफ्ट हो जाना, समझी? शालिनी ने उसे कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया और फुर्ती से चली गई। शालिनी और क्रिश ठाकुर निवास के लिए निकल चुके थे। शालिनी ने सब कुछ देखने के बाद उससे एक शब्द तो कहना तो दूर की बात, वो उसकी तरफ देखी भी नहीं थी।
क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो एक बार फिर अपने एहसासों के बीच फंसकर सब भूल जाती। वो अब बस फैसला लेना चाहती थी कुछ आगे की ज़िंदगी के लिए। क्रिस खुश था और शालिनी को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके चेहरे पर ये खुशी पीहू के मिलने की है। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ी घर के सामने रुकी। वो अंदर आए। शालिनी सबसे मिलने लगी। पीयूष दिख नहीं रहा था। शालिनी ने सवाल किया, इंटरव्यू के लिए फ़ोन आया था किसी कंपनी से, तो वहीं गया है, रीमा जी ने जवाब दिया। उसे रीमा जी से बात करते देख क्रिस देख रहा था। वो उठ ही नहीं रही थी तो वो उठते हुए बोला, सालू एक कप चाय ले आओ रूम में, कहकर वो चला गया। शालिनी ने अपनी नज़र उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा और किचन में चली गई। शालिनी ने चाय बनाकर रेखा दीदी को देते हुए क्रिस को देने को कहा। वो नहाकर रूम में आया, कपड़े पहन रहा था। रेखा दीदी के हाथ में चाय देख वो कुछ गुस्से से बोला, मैंने सालू से बोला था कि उसके हाथ की चाय चाहिए मुझे। जी वो भाभी ने ही बनाई है। वो कोई काम करने लगी तो मुझे बोला, वो डरते हुए बोली। क्योंकि क्रिस का गुस्सा बहुत अच्छे से सबको पता था, उसने हाँ में सिर हिलाया और चाय का कप ले लिया। उसका फ़ोन बजने लगा। दर्श की कॉल थी। दर्श ने उसे नैना की हेल्थ के बारे में बताया था तो क्रिश ने उसी लिए कॉल किया था, पर तब रिसीव नहीं हुआ था। दर्श से बताया कि सर्जरी अच्छे से हो गई, वो ठीक है और अब दोनों जल्दी ही एंगेजमेंट करने वाले हैं। क्रिश ने उसे बधाई दी। शालिनी बिटिया, ये आंखें इतनी सूजी क्यों है तुम्हारी, और लाल भी, रीमा जी ने कहा तो वो हड़बड़ा गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। वो शायद इन्फेक्शन हो, धूल चली गई थी, वो सोचते हुए बोली। क्रिस के साथ ही आई है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे दोनों, रीमा जी डांट लगाते हुए बोली। माँ ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। कैसे ना लूँ टेंशन, तुम अभी जाकर दिखा कर आओ डॉक्टर को। उनकी बात सुन वो भावुक हो गई और उनके गले लग गई। शालिनी क्या हुआ, वो घबरा गई। शालिनी ने इनकार में सिर हिलाया और उनके गले से ही लगी खड़ी रही। रीमा जी ने उसकी पीठ सहलाई। पीयूष थका सा आते ही हाल के सोफे पर हाथ पैर फैलाकर पड़ गया। पानी दे दो यार कोई, उसने आवाज़ दी तो शालिनी जल्दी से उसके लिए पानी ले आई। शालिनी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो उसने आंखें खोल दी। शालिनी को देखते ही वो उठ बैठा। आ गई आप, पता है आपको बहुत मिस किया मैंने, एकदम खाली हो गया था घर आपके बिना तो, पीयूष ने कहा तो शालिनी जरा सा मुस्कुराई। मैंने भी याद किया तुम्हें, उसने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए कहा। इंटरव्यू कैसा हुआ, इस बार तो जॉब लग जाएगी ना। अच्छा ही हुआ था, अब आगे का पता नहीं। चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा, शालिनी ने कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। थक गए होगे, आराम कर लो, खाना बनते ही मैं उठा दूंगी, शालिनी बोली। क्रिस जो नीचे आया था उन दोनों के पास आकर बैठ गया। मैं खाने का देख लेती हूँ, कहकर वो उठने को हुई कि क्रिस ने हाथ थाम लिया। पीयूष उन दोनों को देखने लगा। अरे प्यार के मरीजों, माना कि इतने दिन की बेकरारी है जो पल में दूर नहीं होने वाली, लेकिन जरा सा इस मासूम बच्चे का भी ध्यान दो। यही भरी महफिल में रोमांस सूझ रहा है, तेरे दिमाग में बस यही कीड़ा दौड़ता है ना, नौटंकीबाज। क्रिस उसे मारने को बढ़ा कि वो हंसते हुए भाग गया। सालो, मुझे तुमसे बात करनी है। यहाँ नहीं, रूम में चलो, अभी मुझे बहुत काम है, वो बेरुखे अंदाज में बोली। क्रिस को ऐसा लग रहा था कि वो उसे इग्नोर कर रही है। काम हो या ना हो, मैंने कहा रूम में चलो, बात करनी है, वरना उठाकर ले चलूँगा, क्रिस ने मध्यम मुस्कान के साथ कहा तो वो आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। वो रूम में आ गए। तबीयत ठीक है, वहाँ मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन तुम्हारा रोना, नहीं आना चाहती थी अभी मम्मी पापा के पास और रहना है। कब से देख रहा हूँ उदास सा चेहरा और ये आंखें जिनमें जल्दी से आंसू नहीं आते, ये आज बंद ही नहीं हो रहे हैं। क्रिश ने उसके गाल पर हाथ रखकर प्यार से पूछा तो शालिनी की आंखें फिर भर आई। काम हो गया जिसके लिए गए थे, वो उसका हाथ अपने गाल से हटाते हुए बोली। हो गया, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ, कहकर उसने शालिनी को थामना चाहा कि वो पीछे हट गई। तुम रह सकते हो उसके साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब कुछ समझा लूँगी, लेकिन ऐसे सबको धोखा मत दो, वरना पापा जी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे तुम पर, जो मुझसे देखा नहीं जाता, वो भरी आवाज़ में बोली।
क्या क्या बोल रही हो, किसकी बात कर रही हो? वो लड़खड़ाते स्वर में बोला। जिससे मिलने गए थे उसी की बात कर रही हूँ, जिसके लिए जिससे मिलने को झूठ बोला उसी की बात कर रही हूँ, जो आज भी तुम्हारे मन में है उसी की बात कर रही हूँ। सालू, कृष्ण ने उसकी बात से पकड़ खुद के करीब खींचा। क्या सालू? बोलो क्रिस। वो अपनी आंसुओं से लबालब भरी आंखों से उसके चेहरे को देखती हुई बेबसी से बोली। सालू, वो उसकी बाह पकड़ खींचते हुए बेचैनी से बोला। क्या सालू? बोलो क्रिस। क्या सालू? वो भारी गले से बोली, उसकी आंखें लाल थी रोने से। क्रिस ने उसे अपने बाहों से जकड़ लिया। वो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी और उसे मार रही थी, लेकिन क्रिस पर कोई असर नहीं हो रहा था। चुप, उसने अब शालिनी के होठों पर उंगली रख दी। बस अब एक आंसू नहीं, मैं जवाब देता हूँ, पर प्लीज ऐसे रोना नहीं, तबीयत खराब हो जाती है तुम्हारी। क्रिस ने उसे बेड पर बैठाते हुए कहा। पानी पियो पहले। उसने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो वो भरी आंखों से उसे देखने लगी और नामे सिर हिलाया। सालू, जिद नहीं, वो बोला और गिलास उसके होठों से लगा दिया। तुम पीहू से मिलने गए थे ना? क्या अभी भी उसके साथ रिश्ता? वो बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन लफ्ज साथ नहीं दे रहे थे। मिलने गया था उससे, तुम्हें नहीं बताया क्योंकि परेशान नहीं करना चाहता था बेवजह। तुमने जब कबर्ड में फोटो देखी थी तो इतना बुरा लगा था, और अब इतने टाइम बाद उसकी कॉल आई, उससे मिलने जा रहा हूँ ये बताकर, और हर्ट नहीं करना चाहता था। मेरा भी मन नहीं था, लेकिन सच जानने के लिए मुझे जाना पड़ा, उस सवाल का जवाब लेने जो आज तक जहन में आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने वो सारी बातें जो पीहू ने बताई थी वो शालिनी को बताई। अब लौट जाओगे उसके पास? उसने अपनी आंखें बंद करके आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली। क्रिस के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी बीवी तो प्यार ही नहीं करती मुझे, बस बिना कुछ जाने ये टंकी बहानी शुरू कर देती है। उसका इतना कहना था कि शालिनी उसे देखने लगी। जहाँ पहली लाइन से वो रो पड़ी थी, बाद की लाइन सुन वो उसके सीने पर मुक्के बरसाने लगी थी। क्रिस की हंसी गूंज पड़ी। वो बेड पर गिर गया और संभल ना पाने से शालिनी भी उसी के ऊपर। शालिनी उसकी हंसी से चिढ़ रही थी। वो उठने को हुई कि क्रिस ने उसकी कमर पर हाथ रख उसे थाम लिया और एक हाथ से उसके सिर के पीछे लगाते हुए करीब किया। शालिनी की सांसें थम सी गई थी उसकी इतनी करीबी से। जहाँ वो इतना रो रही थी थोड़ी देर पहले तक, अब उसकी नजरें नहीं उठ रही थी क्रिस को देख भी ले। सालू, हमारा रिश्ता जैसे भी जुड़ा हो, पर मैं बहुत सम्मान करता हूँ इस रिश्ते का। माना कि पीहू गलत नहीं थी, लेकिन अब उसे या किसी को भी ये जगह नहीं मिल सकती। सब कुछ बहुत बदल चुका है। अब मेरी पत्नी बस तुम हो। कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, और वैसे भी मैं कभी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनना चाहता। मेरी सालू मुझे हंसती हुई अच्छी लगती है, पीयूष के साथ मिलकर तंग करती हुई, शरारत करती हुई। कोई बात सही ना लगे सीधे बोल दिया करो, रोना नहीं कभी। पति से पहले दोस्त हूँ अपनी सालू का। कृष्ण ने उसका चेहरा उठाते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा तो सालू की आंखें फिर से भर आई। उसने क्रिस की टी शर्ट को कसकर पकड़ लिया और उससे लिपट गई। बस बस, अब क्यों रो रही है पागल? उसने उसका बाल सहलाते हुए कहा और उसे अपने बगल में लिटा दिया। मुमु, मुझे लगा था कि तुम उसे अपना लोगे, वो सिसकते हुए बोली। तो क्रिस ने मुस्कुराते हुए उसके गाल पर हाथ रखा। इसलिए तो पागल बोलता हूँ तुम्हें, जहाँ सोचना होता है वहाँ बेचारी और अबला बन जाती हो, जो थोड़ा बहुत दिमाग है उसे भी भूल जाती हो। शालिनी ने बगल से पीलो उठाया और उसके मुंह पर दे मारा। वो फिर से हंस पड़ा। अब देर नहीं हो रही, आज भूखे ही रखना है क्या सबको? वो खुद को बचाते हुए बोला तो उसे याद आया कि वो खाना बनाने जा रही थी। सब तुम्हारी वजह से हुआ, इतना लेट हो गया, अब मैं कैसे जाऊं बाहर? अम्मा डांटेंगी मुझे। वो उसे घूरते हुए उदासी से बोली। कुछ नहीं कहेंगी, मैं चलता हूँ साथ, कृष्ण ने कहा और उसके साथ बाहर आया तो देखा रीमा जी किचन में थी और अम्मा उन्हें सुना रही थी। घर की बहुओं की ये आदत होती है कि सास रसोई में खाना बनाए और बहू आराम करे। क्या ही होगा तेरा और मेरे इस घर का? मैं तो जब तक हूँ दो शब्द बोल ही सकती हूँ, मेरे बाद तो कुछ नहीं बचेगा। जैसे तुम काम करती हो, वो गुस्से से बड़बड़ा रही थी।
रीमा जी चुप थी। क्या बोलती वो? अम्मा मैं मेरे साथ थी ये, कृष्ण ने पीछे से आते हुए कहा। अब जल्दी जल्दी हाथ भी कह दो चला ले कि खाने को मिल जाए आज ही, वो ताना कसते हुए बोली। माँ आप जाइए, मैं करती हूँ ये, शालिनी ने रीमा जी के पास आते हुए कहा। अम्मा भी वहीं थी तो वो कुछ नहीं बोली और आटे को थाल छोड़ दी। कृष्ण ने शालिनी को देख मुस्कुराने का इशारा किया और अम्मा को लेकर बाहर आंगन में चला गया। इधर पीहू अपने घर आई तो उससे कोई बात नहीं कर रहा था। वो रोते हुए घुटनों पर बैठ गई और अपने पापा को सब कुछ बताने लगी। प्लीज़ पापा माफ़ कर दीजिए, इतनी बड़ा सज़ा मत दीजिए मुझे। 2 साल से आप सबके बिना रह रही हूँ, अब मुझसे नहीं होता। उसने उनके पांव पकड़ लिए। क्या कर रही है, पाप चढ़ाएगी? वो उससे अपना पैर छुड़ाते हुए बोले और दूर खड़े हो गए। जी माफ़ कर दीजिए ना, बस एक बार, बच्ची की इतनी भी बड़ी गलती नहीं है, आखिर हमारी ही बिटिया है। पीहू की माँ उसके पापा के सामने रोते हुए बोली। इसे रहना है रह सकती है यहाँ जितने दिन मन हो, उसके बाद जहाँ जाना हो जाए, मुझे मतलब नहीं है, वो कठोर स्वर में बोले और अपने कमरे में चले गए। वो ज़मीन पर ही बैठी रो रही थी। उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया और शांत कराने लगी। कुछ देर बाद वो उसे कमरे में ले गई और हाथ मुंह धुलकर कपड़े बदलने को बोल खाने को लाने चली गई। उसने अपने कमरे को देखा जो आज भी वैसा था। उसने दुपट्टे से अपने मुंह को पोंछा और बैग से कपड़े निकाल ली। उसका फ़ोन बजने लगा। देखा तो उसकी रोती आंखें भी मुस्कुरा दी। उसने दुपट्टे से अपने मुंह को पोंछा और बैग से कपड़े निकालने लगी। उसका फ़ोन बजने लगा। देखा तो उसकी रोती आंखें भी मुस्कुरा दी। पीहू तुम हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को लाती हूँ, पीहू की माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और बाहर चली गई। उसने हाथ मुंह धुले और दुपट्टे से ही चेहरा साफ करती हुई आई कि फ़ोन बजने लगा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। हेलो, कैसी हैं आप? और एक कॉल तक नहीं हुई आपसे, कब से मैं परेशान हूँ। और हेल्थ कैसी है अब आपकी? मम्मी पापा ने क्या कहा, सब ठीक है ना वहाँ? दर्श जी बोलने का मौका तो दीजिए, एक एक सवाल कीजिए, वो मुस्कुराते हुए बोली तो दर्श कुछ झेप गया। हेल्थ कैसी है अब? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। नैना प्लीज़ जल्दी आ जाइए ना, आपकी आदत लग चुकी है। हॉस्पिटल से आते ही आपके हाथ की चाय ना मिले, आपका चेहरा दिन भर ना दिखे तो लगता है दिन ही नहीं गुजरा। बहुत तड़पाया है आपने अभी। और कितना? उसकी आवाज़ में मायूसी छा चुकी थी। डॉक्टर साहब संभालिए खुद को, तड़प के बाद कुछ मिलता है तो मज़ा ही कुछ और होता है और कद्र भी ज़्यादा होती है, पीहू ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा। बहुत मस्ती सूझ रही है आपको, आप मिलिए तो सही, इस बार फिर बताता हूँ कितनी तड़प है और कैसे दूर की जाती है, उसने सर्द आवाज़ में कहा तो पीहू के गाल गुलाबी हो गए। घर पर बताया आपने मेरे बारे में और सबने माफ़ कर दिया ना? पापा बात भी नहीं कर रहे, बोला कि कुछ दिन रह सकती हो। उसके बाद पीहू की आंखें भर आई। नैना नैना प्लीज़ रोना नहीं, आप जानती हैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता आपकी आंखों में आंसू। वो माफ़ कर देंगे, थोड़ा समय दीजिए। फिर भी कुछ सही नहीं हुआ तो मैं उनसे बात करूँगा। आप बस अपना ध्यान रखिए और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगी, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी जल्दी की सर्जरी हुई है, दर्श ने उसे समझाते हुए कहा। नैना ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा और फिर फ़ोन रख दिया। वो उस दिन को याद करने लगी जब वो हॉस्पिटल में थी और दर्श ने गुस्से में ही उससे अपने दिल की बातें बोल दी थी। सर्जरी के बाद वो घर आ गई थी, लेकिन दर्श ने उस दिन के बाद से उससे बात नहीं की थी और घर भी लेट ही आता था। पीहू को ही कहीं ना कहीं उसका साथ बहुत अच्छा लगने लगा था और अब अचानक से उसका रूखापन उसे बहुत खल रहा था। आज उसने सोच ही रखा था कि कुछ भी हो वो आज दर्श से बात करके ही रहेगी। वो उसके इंतज़ार में बैठी थी। दर्श हमेशा की तरह आने के बाद उसके रूम में आया तो उसे जगह देख उसके कदम ठिठके, क्योंकि अक्सर ही वो सो जाया करती थी जब वो आता था। उसे बैठा देख वो जाने को हुआ कि वो झट से उठकर उसकी तरफ दौड़ी और लड़खड़ाने की वजह से गिर गई। उसकी आवाज़ सुनते ही दर्श जिसके कदम बढ़ चुके थे वो फौरन उसकी तरफ पलटा। नैना, वो चिल्लाया और उसे दौड़कर गोद में उठा लिया। नैना की आंखों में आंसू थे। दर्श ने उसे बेड पर बैठाया और उसका पैर देखने लगा कि कहीं मोच तो नहीं आई।
उसने अपना पैर पीछे खींच लिया तो दर्श उसे देखने लगा। अभी आप वीक हैं तो ध्यान रखा कीजिए, उसने कहा और उठने को हुआ कि नैना रूधे गले से बोली, क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा? जब कोई नहीं था, अकेले जीना सीख लिया था तो सहारा बन गए, और जब आपकी तरफ बढ़ने लगा है ये मन तो क्यों इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं खुद को भी और मुझे भी? दर्श ने उसे देखा, उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी थी। ऐसा कुछ भी नहीं है नैना, बस हॉस्पिटल में काम ज़्यादा होता है, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। नैना ने उसका हाथ पकड़ अपने सिर पर रख दिया। कह दीजिए फिर कि उस दिन हॉस्पिटल में आपने जो भी कहा था वो सब बस गुस्से में था। आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, बस आप पर और आपके परिवार पर एक बोझ हूँ मैं। दर्श ने अपना हाथ उसके सिर से हटा लिया और उसे घूरने लगा, जिससे वो सहम गई। हाँ, बोझ ही हैं आप हम पर, चली जाइए ना फिर। वैसे भी आपको मेरे होने ना होने से कौन सा फ़र्क पड़ता है? कभी मरने की बात तो कभी बोझ, जाने क्या क्या तो चलता है आपके दिमाग में। वो कुछ गुस्से से बोला। दर्श जी, वो नम्र स्वर में बोली। दर्श ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। हाँ, उस दिन कुछ भी गलत नहीं कहा था मैंने। हाँ, गुस्से में बोला था, लेकिन वही सच है। जब से आपको देखा है उसी दिन से बस आप ही बसती हैं इस दिल में। वो उसका चेहरा हथेली में भर कर बोला तो वो उसके सीने से लग गई और उसकी पीठ पर रोते हुए अपने हाथ कस लिए। मैं भी, वो धीरे से बोली। जो सुन दर्श को यकीन नहीं हुआ। उसने नैना को खुद से अलग किया। क्या कहा आपने? एक बार फिर से बोलिए। मैं भी आपसे। आई लव यू, वो अपना चेहरा झुकाए हुए ही बोली। थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपने कितनी बड़ी खुशी दी है मुझे, वो बेहद खुशी से बोला। मुझे आपको कुछ बताना है। उससे पहले वो उसका हाथ थामते हुए बोली, मैं तो यही चाहता हूँ आप कुछ न कुछ सुनाती रहे और मैं ताउम्र सुनता रहूँ। दर्श ने सिर हिलाया और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। नैना मुस्कुराई उसकी इस अदा पर और उसका हाथ अपनी हथेली में उलझाते हुए उसे अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू किया। मैं नैना नहीं, पीहू हूँ। उसने इतना ही कहा था कि दर्श उठकर बैठ गया। नैना की आंखें भर आई। दर्श ने उसको आगे बोलने का इशारा किया तो उसने सब कुछ बता दिया। जिस लड़के के बारे में बता रही थी वो क्रिस ही है। दर्श ये नहीं समझ पाया। मैं आपके साथ हूँ हर वक्त। बोलिए आगे क्या चाहती हैं आप? उसकी पूरी बात सुनकर वो बोला तो वो उसे देखने लगी। आप नाराज़ नहीं हैं कि मैंने इतना कुछ छुपाया? बताया भी तो आपने ही, वो मुस्कुराकर बोला। वो मुझे समझ नहीं आ रहा। मम्मी पापा नाराज़ हैं और आप गांव जाइए, एक बार लड़के को भी समझाने की कोशिश कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है सब आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि आपकी कोई गलती ही नहीं है। उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। दर्श ने उसके माथे पर प्यार से किस करके कहा, पीहू। उसकी माँ ने बुलाया तो पीहू यादों से बाहर आई और उनके पास चली गई। पीयूष के पास अभी एक कॉल आई थी जहां वो इंटरव्यू के लिए गया था। फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। माँ, अम्मा, भाभी, पापा, भाई कहाँ हैं सब? वो हाल में आकर खुशी से सबको बुलाने लगा। सब अपने अपने रूम में, बाकी जो जहाँ थे आवाज़ सुनकर आ गए। का हुआ? गला काहे फाड़ रहा है इतनी ज़ोर से? शोर मचा रहा है? अम्मा ने अपने कान पर हाथ रखते हुए कहा। अम्मा, मेरी जॉब लग गई है, वो उनको हक करते हुए बोला। ये सुनते ही सबके चेहरे पर खुशी छा गई। रीमा जी ने भगवान को धन्यवाद दिया। नौकरी लग गई तेरी? अम्मा ने पूछा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। देखा, मैं ना कहती थी मेरा पोता हीरा है हीरा, तुम सबको ही कदर नहीं थी। वो सुमेश जी को घूरते हुए बोली तो उनके चेहरे पर भी फक्र सी मुस्कान थी। यहाँ क्या खड़ी है लड़की, मुंह मीठा करा लाकर सबका, और हाँ, भगवान को भी प्रसाद चढ़ा दे जा, उन्होंने शालिनी को झड़कते हुए कहा। जी अभी लाई। वो अपने सिर का पल्लू संभालते हुए फ्रिज से मिठाई का डब्बा ले आई। उसने पहले भगवान जी को चढ़ाया, उसके बाद लाकर अम्मा के सामने कर दिया। अम्मा ने सबसे पहले पीयूष को खिलाया। पीयूष ने सबका आशीर्वाद लिया। कांग्रेचुलेसन। शालिनी ने एक बड़ा सा रसगुल्ला एक ही बार में पीयूष के मुंह में डाल दिया। भाभी, पीयूष किसी तरह बोला, उसका मुंह ही नहीं चल रहा था। अरे अभी मेरा बाकी है मेरे भाई। कृष्ण ने भी उसको जबरदस्ती खिला दिया। सब हंसने लगे।
ज्वाइनिंग कब से कर रहा है? कृष ने पूछा। कल से ही बुलाया है, पीयूष ने जवाब दिया। आपकी भी तो कल से ही है ना? दोनों भाई साथ, कृष खुश होकर बोला। शालिनी ने कपड़े छत पर से उतार लिया और उनको तह करके रख रही थी जब कृष आया। ये देखो, यू न्यू वाली शर्ट यही पहनना तुम कल, और वो काले वाले जूते जो तुम लाए थे, वो उसे बता रही थी। कृष से ज़्यादा एक्साइटेड तो वो थी। कृष ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया और कपड़े एक तरफ रख दिए। वो उसे देखने लगे। क्या हुआ? शालिनी उसे खुद को देखता पाकर पूछी। अब अपनी बीबी को देख भी नहीं सकता, कृष ने कहा और उसे खुद के करीब कर लिया तो शालिनी के चेहरे पर रंगत आ गई। उसने नजरें झुका ली। सॉरी जो आज तक तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई, कृष ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा। तुम्हारी वजह से कभी मुझे दर्द नहीं होता, बस तुम्हारा साथ और तुम्हें खोने से डरती हूँ, शालिनी बोली। जाने कैसे तुम्हारी बातें दर्द भी दे तो भी पनाह इन्हें सुकून के लिए तुम्हारी ही बाहें चाहिए होती है। शालिनी ने चंद लाइन कही कि कृष की धड़कनें एकदम तेज हो गई। शालिनी उससे दूर होने को हुई कि कृष ने उसके चेहरे को थाम लिया। कुछ बालों की लट उसके गालों को बार बार चूम रही थी। काम करने की वजह से कुछ पसीने की बूंदें उसकी गर्दन और चेहरे पर थी जो बहुत आकर्षक बना रही थी। कृष ने उसके चेहरे पर फूंक मारी तो शालिनी के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसकी पलकें पल में बंद हो गई। कृष के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ उसके चेहरे पर बढ़ाया और उसके बालों को कान के पीछे कर दिया तो उसके हाथ अपने आप ही कृष के कंधों पर चले गए। शालिनी का घबराया चेहरा उसे बहुत प्यारा लग रहा था। वो उसके चेहरे पर झुका और उसके गालों पर अपने होठ रख दिए। शालिनी की सांसें तेज हो चुकी थी जो कृष को भी शांत से इस कमरे में साफ सुनाई पड़ रही थी। वो कुछ पल बाद उससे थोड़ा दूर हुआ तो शालिनी की नज़रें शर्म से नहीं उठ रही थी। उसने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया और धीरे से अपने आंसू साफ कर लिए। बहुत बहुत खास हो सालू मेरी ज़िंदगी में तुम, कृष ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा। अच्छा हटो, थोड़ा कुछ लाया था तुम्हारे लिए, देना ही भूल गया, वो उसे अलग करते हुए बोला और बेड के ड्रॉर से कुछ निकाला और शालिनी को आईने के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या है दिखाओ पहले, वो उत्सुकतावश बोली। वेट नहीं होता ना जरा सा भी तुमसे, कृष ने कहा तो शालिनी का मुंह बन गया। खड़ूस, वो धीरे से बोली। आंखें बंद करो, वो उसके कान के पास झुकते हुए फुसफुसाया। उसकी करीबी शालिनी को बहका रही थी। उसने अपनी आंखें भींच ली। उसे कृष की उंगलियां अपने कान पर और गर्दन पर महसूस हो रही थी। अब देखो, वो थोड़ा सा उससे दूर होते हुए उसके कंधों से थामते हुए बोला। शालिनी के कान में बड़े बड़े गोल्ड के झुमके पड़े थे जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। ये कितना प्यारा है, वो उसकी तरफ मुड़ते हुए खुशी से बोली। तुम्हारी मुस्कुराहट से ज़्यादा नहीं, उसने शालिनी को देखते हुए प्यार से कहा। आज तो जाने कितने ही नए रूप उसे कृष के देखने को मिल रहे थे। थैंक यू इतने अच्छे गिफ्ट के लिए, शालिनी उसका हाथ थामते हुए बोली। पसंद आया? बहुत ज़्यादा, वो बोली और वापस से शीशे में उसे देखने लगी। थैंक यू पीहू, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से ही मुझे ये मिली इतनी सच्ची और प्यारी सी लड़की। अगर तुम नहीं चाहती तो मुझे ये कभी नहीं मिलती। मैंने तुम्हें रंग से पसंद किया था लेकिन ये मेरी आदत बन चुकी है। मेरी श्याम सलोनी ही मुझे भाती है। इससे अच्छा लाइफ पार्टनर शायद ही मुझे मिलता जो मुझे इतना समझे, मेरे परिवार का इतना मान सम्मान करे, अम्मा की बिना पलट कर जवाब दिए उनकी हर बात सुने। वो मन में बोला। पीयूष ऑफिस आया था। स्टाफ ने उसे उसका काम समझा दिया और उसे उसकी टेबल दिखा दी। काम करते हुए ही उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई पड़ी। तुम? उसने ऊपर चेहरा किया तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। प्राची उसके सामने थी। उसे देखते ही पीयूष के हैरान चेहरे पर मुस्कान आ गई। हरियाणवी तुम यहाँ ऑफिस में कैसे? वो चौंकते हुए बोला। क्यों, मैं क्यों नहीं हो सकती? क्या ऑफिस बस जंगली छछूदर ही आ सकते हैं? वो अपनी भौं उचकाते हुए बोली। सीधा जवाब नहीं दे सकती ना कभी तुम्हारे सवाल ही सीधे नहीं होते। पीयूष का मुंह बन गया तो वो हंस पड़ी। तुमने कब ज्वाइन किया? मैं तो लगभग 1 हफ्ते से यही हूँ, वो उसके पास बैठते हुए बोली। आज ही, पीयूष बोला।
मैम कोई अभी आया है आपसे मिलने, पियून ने आते ही प्राची से कहा। ये नाम सुनते ही वो खुशी से उछल उठी। वाह मैं आती हूँ, वो जल्दी से वेटिंग रूम की तरफ भागते हुए बोली। पीयूष को अजीब लगा कुछ। उसने खिड़की खोली, थोड़ी देर बाद तो देखा कि वो किसी लड़के के गले लगी थी। अभी ही था शायद, और वो उसके सिर पर किस कर रहा था। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। पीयूष की मुट्ठियां गुस्से से कस गई। उसने कसकर खिड़की को बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद कर ली। लंच ब्रेक में सब खाने के लिए फ्री थे। पीयूष के साथ ही काम कर रहा ये लड़का सौरभ उसके पास आते हुए बोला, भाई चल सब लंच कर रहे हैं, ये बचा हुआ काम बाद में कर लेना। नहीं यार मेरा मन नहीं है अभी, तुम सब जाओ, वो बोला तो सौरभ चला गया। पीयूष अपनी जगह से उठा और वेटिंग रूम में जाकर देखा तो वहाँ प्राची नहीं थी। कैंटीन की तरफ उसकी नज़रें चली गई, जहाँ प्राची उसी लड़के के साथ मज़े से आइसक्रीम खा रही थी। वो सीधे अपनी टेबल पर वापस आ बैठा। उसका फ़ोन बजने लगा। देखा तो उसी की कॉल थी। पीयूष को जाने क्यों बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसे किसी और के साथ देखकर उसने कॉल रिसीव नहीं की और कट होते ही अपना फ़ोन ऑफ कर दिया। शाम को छुट्टी होते ही घर के लिए निकल गया। क्रिस आ चुका था पहले ही। वो नीम के नीचे बिछी चारपाई पर ही बैठा था अम्मा के साथ और उन्हें आज के दिन के बारे में बता रहा था। शालिनी चाय बना रही थी शाम की। पीयूष बुझे चेहरे के साथ घर आया और सीधे कमरे में जाने लगा। क्रिस ने उसे आवाज़ दी लेकिन शायद उसने सुनी नहीं। सालू पीयूष की चाय उसे रूम में ही दे दो, ले जाकर, लगता है आज पहला दिन था तो थक गया है, कृष्ण ने शालिनी से कहा जो उसे और अम्मा को चाय दे रही थी। हाँ मैं ले जाती हूँ, वो मुस्कुराकर बोली और 2 कप चाय लेकर उसके पास चली गई। वो बिस्तर पर वैसे ही लेटा था। पीयूष कपड़े भी नहीं चेंज किए अभी तक, इतनी गर्मी है, नहा लो मन हो तो, शालिनी ने हाथ वाला पंखा उठाते हुए कहा, क्योंकि लाइट चली गई थी। अच्छा लो पहले चाय तुम्हारी, शालिनी बोली। मैंने आपसे नहीं मांगी चाय, और प्लीज़ अभी थोड़ी देर के लिए जाइए, मुझे बात नहीं करनी, वो उठते हुए बोला। क्या हुआ, परेशान हो, कोई बात हो गई क्या यार, शालिनी ने पूछा। एक बार में समझ में नहीं आता, बोल दिया कि जाइए मतलब जाइए, वो कुछ तेज आवाज़ में बोला जो सुन शालिनी हैरान रह गई। पीयूष ने आज पहली बार उससे इतनी तेज आवाज़ में बात की थी और डांटा था। पीयूष तमीज़ भूल चुके हो तुम बड़ों से बात करने की। उस दिन पापा से भी कैसे बात कर रहे थे पता चला था मुझे, और आज सालू से भी। क्रिस जो कि अपने रूम में जा रहा था आवाज़ सुन यहाँ रुक गया था। आपकी पत्नी है ना तो बोल दीजिए, बस काम से काम रखें, वो बोला। क्रिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो उसकी तरफ बढ़ा ही था, शालिनी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और ना में सिर हिलाया। उसे अच्छे से दोनों भाइयों का गुस्सा पता था, दोनों ही एक जैसे थे। कृष्ण ने सालू को देखा। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी बाह पकड़ अपने कमरे में ले आया और वहां छोड़ा। क्रिस वो पीयूष वो छोटा है, इतना गुस्सा ठीक नहीं तुम्हारा उसके लिए, वो उसे समझाते हुए बोली। एकदम चुप, कुछ नहीं सुनना मुझे। इतना कुछ होने के बाद भी बोल रही हो कि वो छोटा है। बड़ों से बात करने का लिहाज भी भूल चुका है वो। उस दिन पापा को कितना बुरा लगा था और आज तुम्हें, वो उसे घूरते हुए बोला और बाथरूम में चला गया। रात को सब खाने बैठे तो पीयूष ही नहीं था। पीयूष कहाँ है, वो नहीं दिख रहा, सुमेश जी ने रीमा से पूछा। वो बोल रहा है कि बाहर से खा कर आया है, रीमा जी बोली। सालू मुझे अभी भूख नहीं है, खाना बाद में कमरे में ले आना, मेरा कहकर क्रिस उठ गया। कोई बताएगा क्या हो रहा है इस घर में, झगड़ा हुआ है क्या तुम दोनों में, अम्मा सालू को देखते हुए बोली तो उसने झट से इनकार में सिर हिलाया। आप लोग खाइए ना, सब ठीक है, शालिनी बोली तो सबने विश्वास कर लिया। सब होने के बाद उसने खुद ना खाकर पहले 2 थाली में खाना लिया और पीयूष के पास गई तो देखा वो सो चुका था। पीयूष उठो खाना खा लो थोड़ा सा, शालिनी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मैं खाकर आया हूँ, वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला। क्या खाया है बताओ फिर, वो बिस्तर पर बैठते हुए बोली तो पीयूष उठ बैठा। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी। ये क्या हुआ, उसे ऐसे देख वो परेशान हो उठी। मैंने तुमसे और भाई से, आई एम रियली सॉरी, बस मेरा ध्यान कहीं किसी और का गुस्सा नाराजगी, मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और आज आपका भी दिल दुखाया।
वो शालिनी के दोनों हाथ थामते हुए भारी गले से बोला और उसके आंसू गालों पर टपक आए। पगला लड़का, वो उसके गाल पर हल्के से मार कर बोली और उसके आंसू साफ किए। मुझे बुरा नहीं लगा, तुम्हें देखते ही पता चल गया था कि कोई बात है जो तुम्हें बहुत हर्ट कर रही है, तभी तुम कुछ भी बोले जा रहे हो और अंदाज़ा होने पर तकलीफ भी तुम्हें ही होगी। तो ये सॉरी वॉरी छोड़ो और ये कढ़ी चावल खा लो, तुम्हारे लिए ही बनाए थे आज, वो बोली। भाई ने खाया? शालिनी ने इनकार में सिर हिला दिया। उसके साथ ही खाते हैं आज, वो बोला तो शालिनी मुस्कुराई। हाथ मुंह धुल लो, मैं खाना वहीं ले चलती हूँ, वो बोली तो पीयूष हाँ बोला। क्रिस कोई फाइल देख रहा था। जब वो दोनों आए तो पीयूष की अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि शालिनी ने उसे इशारे से आने को बोला और खाना मेज पर रखा तो क्रिस का ध्यान इस तरफ गया। मुझे भूख नहीं है सालू, तुम खा लो। उसने भी नहीं खाया होगा, बस माँ से बोल दिया है, क्रिस ने पीछे चेयर पर अपना सिर टिकाते हुए कहा। उसने अभी पीयूष को नहीं देखा था। भाई, पीयूष आकर घुटने के बल उसके पास बैठ गया। तू कब आया? वो असमंजस से बोला। भाई प्लीज़ माफ़ कर दो यार, वो उसके घुटने पर सिर रख लिया। आई नो, मैंने बहुत बुरे तरीके से बात की है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, वो धीरे से बोला। शालिनी ने क्रिस के कंधे पर हाथ रखा और उसे मिन्नत भरी नज़रों से देखने लगी। उसने सिर हिलाया। खाना खाए सुबह से? कुछ नहीं खाया है और अब खाना देखकर मुझसे रुका नहीं जा रहा, वो क्रिस का चेहरा देखकर बोला तो वो हंस पड़ा और गले लगा लिया। कोई बात हो तो शेयर कर लिया कर मुझसे या फिर सालू से, लेकिन अपने अंदर मत रखा कर, क्रिस ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। सब मिलकर खाना खाने लगे। दर्श भी गाँव आ चुका था। उसने पीहू के पापा से बात की और उन्हें बहुत समझाया तो वो पीहू को माफ़ कर चुके थे और उनके रिश्ते को भी सहमति दे दी थी। अगले दिन पीयूष अभी ऑफिस आया ही था और गाड़ी पार्किंग में लगा ही रहा था कि उसके बगल एक एक्टिवा आकर रुकी। उसने नज़रें घुमाकर देखी तो प्राची थी। सफ़ेद सूट, लाल रंग का दुपट्टा गले में लपेटे वो हेलमेट खोल रही थी। उसे देखते ही पीयूष का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अचानक ही कल की बात, प्राची का किसी और को गले लगना, उसके साथ आइसक्रीम खाना याद आया तो उसने गुस्से से नज़रें फेर ली और जाने को हुआ कि प्राची ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ सबके सामने कोई तमाशा नहीं करना। वो बिना पलटे अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाने लगा और आगे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। मुझे बात करनी है, वो भी अभी, वो बोली और उसके पीछे दौड़ती हुई लिफ्ट बंद होने से पहले ही उसमें घुस गई। वो दोनों अकेले ही थे। पीयूष बाहर निकलने को हुआ कि प्राची ने झट से बटन दबा दिया। क्या है ये, क्या करना चाहती हो? वो बेहद गुस्से से उसकी दोनों बाजू पकड़ते हुए खुद से सटाकर बोला। मेरा फ़ोन क्यों ना उठाता? कमे घनी अकड़ आ रखी है कि कलते बात को नहीं करता, चल के रहा है? वो भी कुछ नाराज़गी और शिकायती लहजे में बोली। क्यों, इतना बुरा क्यों लग रहा है मेरा बात ना करना? तुम्हारे साथ तो वो था ना, फिर भी मेरी कमी खल रही थी, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? वो अभी, वो गुस्से से अपने दांत किटकिटाते हुए बोला तो प्राची उसे घूरने लगी और उसके सीने पर कसकर मुक्का मार दूर हो गई। आउच, उसने वहां हाथ रख लिया। भाई से वो मेरा, वो फिर से उसको एक मुक्का जड़ते हुए बोली। झूठ तो नहीं बोल रही ना? वो ये सुन अपना दर्द भूल चुका था, लेकिन प्राची को खुद को घूरता पाकर वो शांत हो गया। बिना सोचे उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उस पर अपनी मजबूत बाहें कस दी। अब जाकर उसे सुकून मिला था। तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कल तुम्हें किसी और के साथ देखकर मेरी क्या हालत हुई थी। मन तो कर रहा था सब कुछ जला डालूं, इतनी ज़्यादा बेचैनी, इतना दर्द हो रहा था कि शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मुझे नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा किसी और के गले लगना, उसके साथ हंसना, बोलना, घूमना। मैं नहीं बांट सकता तुम्हें किसी और के साथ। मेरी जिंदगी बन चुकी हो तुम। वो एक हाथ उसकी गर्दन के पीछे लगाते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला। प्राची ने कुछ बोलने को मुंह खोला ही था कि पीयूष ने उसे एकदम करीब कर लिया और उसके लबों को लॉक कर दिया। लिफ्ट जैसे ही रुकी वो अलग हो गए। प्राची ने उसे धीरे से धक्का दिया और बिना उसकी तरफ देखे भाग गई।
पीयूष के चेहरे पर दिलकश मुस्कान थी। उसने अपने बालों में हाथ फेरा। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।